वो पार्टी को एक भी सीट नहीं जिता पाए, खुद अपनी सीट हार गए। उसके बाद उनको उम्मीद थी कि उसके बाद भी पार्टी पूरी तरह से तमिलनाडु की इकाई उनके हवाले कर दे। तो एक तो ये है, मेरी नज़र में ये राजनीतिक नासमझी है। ये उम्मीद करना कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपने एक प्रदेश की इकाई किसी एक नेता को, जो उसकी विचारधारा से नहीं निकला है, विचारधारा से निकला हो तो भी आप बताइए देश में ऐसा कोई प्रदेश है या कभी रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी नेता को उस प्रदेश की इकाई पूरी तरह से उसके हवाले कर दी हो। राष्ट्रीय पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, अपना अनुशासन होता है, उसके अनुसार काम करती है। अनुशासन से बाहर जाकर आप एकला चलो की नीति पर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, लेकिन फिर आप संगठन में नहीं रह सकते। संगठन में रहेंगे तो आपको टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। ये सोलो वाला मामला जो है संगठन में नहीं चलता है, खासतौर से राजनीतिक संगठन में तो बिल्कुल नहीं चलता है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो तमिल गौरव, तमिल भाषा के सम्मान और उसके साथ राष्ट्रवाद की नीति पर चलेंगे। अन्नामलाई उदयनिधि स्टालिन की तरह सनातन से घृणा करने वाले या उसका विरोध करने वाले लोगों में नहीं है, लेकिन अन्नामलाई सनातन का समर्थन करते हुए भी आपको दिखाई नहीं देंगे। उनका एक एतराज़ ये भी है बीजेपी से कि बीजेपी समझ ही नहीं रही है तमिलनाडु को कि यहाँ हिंदुत्व की राजनीति, सनातन की राजनीति नहीं चल सकती। मेरा मानना है कि अन्नामलाई राजनेता की ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनको ये दिख नहीं रहा है कि देश में किस तरह का सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है। अब राजनीति में वही सफल होगा जो सनातन के साथ चलेगा। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि यही बात जो तमिलनाडु के बारे में आज कही जा रही है, लंबे समय से पश्चिम बंगाल के बारे में कही जाती थी कि यहाँ हिंदुत्व की राजनीति नहीं चल सकती, यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं चल सकता। और उस पश्चिम बंगाल में जहाँ 30% आबादी मुसलमानों की थी,